हमारा टॉपिक है बच्चे एसक्यूएल, मतलब कि जो डाटाबेस है हम उस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो हम इसका यूज करेंगे एसक्यूएल का। मतलब आपके सिलेबस में भी यही है और अपनी लैब में भी यही सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो ये क्या है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बेस पर हम बैकअप, मतलब कि डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपकी क्लास का डाटाबेस बनाना है तो इसमें जो डाटाबेस क्रिएट होता है उस डाटाबेस में हम डाटा को रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं या उसको अपडेट या जो भी प्रोसेसिंग करते हैं वो सारा हम विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल करते हैं और उसमें हम बनाते हैं टेबल, है ना। इसके अंदर क्या बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है। तो ये क्या है, एक ऐसा मतलब हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप डाटा को क्रिएट कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें कोई ऑपरेशन लाइक अपडेट डिलीट करना या कुछ भी ड्रॉप करना, ठीक है ना, और मॉडिफाई करना, सारे प्रोसेस हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेज है या फीचर्स कह सकते हो यूज करने के। एडवांटेज, देखो इसके बेस पर हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है कि हम डाटा को देख रहे हैं, यानी कि आपने डाटाबेस बना रखा है, आपके पास रिकॉर्ड है, तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। रिट्रीव का मतलब है आप उसको देख रहे हो कि आपके पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड है, ठीक है ना। इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, वैसे अभी उसमें करेंगे जब आप लैब में, लेकिन फिर भी देख लो। जब हम ये कमांड चलाते हैं ना सॉफ्टवेयर पे, तो हमारा सारा का सारा डाटाबेस वहां आ जाता है, ठीक है ना। जो मान लो कि टेबल की फॉर्म में होता है, तो जो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाई देता है उसके बेस पर हम ये कहते हैं कि डाटा रिट्रीव हो गया है। यानी कि डाटा हम देख पा रहे हैं। रिट्रीव का मतलब होता है कि हम उसको किसी कमांड की हेल्प से देख सकते हैं डाटा को, ठीक है ना। तो ये उसको रिट्रीव को सपोर्ट करता है। इसमें एक वर्ड आता है क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है कि जैसे मैंने ऊपर वाली लिखी है तो ये क्वेरी है, ठीक है ना। डाटाबेस में इसको क्या बोलते हैं, क्वेरी। तो ये मतलब कि वी कैन एग्जीक्यूट एनी क्वेरी विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल, ठीक है ना। एसक्यूएल की हेल्प से आप कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करा सकते हो। और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई क्वेरी अलग से बनानी नहीं पड़ती, वो सारी इनबिल्ट है, बस याद रखनी पड़ती है कि आपने डाटाबेस पर प्रोसेसिंग के लिए इस क्वेरी का यूज करना है, ठीक है ना। ये क्वेरी जो मैं प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ उसके लिए सूटेबल है। ऐसा नहीं कि उठा के कोई भी क्वेरी चला दी, इसमें बहुत क्वेरी है, जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, ठीक है ना। आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इसकी हेल्प से अपडेट कर सकते हो, ठीक है ना। और न्यू क्रिएट कर सकते हो, न्यू टेबल, न्यू डाटाबेस। देखो डाटाबेस एक होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ टेबल अलग अलग आती है, ठीक है। यानी कि एक डाटाबेस के अंदर आप नंबर ऑफ टेबल क्रिएट कर सकते हो। एक हम इसमें व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। व्यू का मतलब होता है कि जैसे आपके पास डाटाबेस है, आप मतलब व्यू एज ए सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लो आपके पास टेबल है, टेबल में सैलरी है। अब हम नहीं चाहते कि हर एक की सैलरी कोई यूजर देख पाए, है ना। तो उसके लिए हम व्यू क्रिएट कर देंगे और जो सैलरी वाला कॉलम है उसको हाइड कर देंगे, है ना। उसमें से हम उसको हाइड कर देंगे, दूसरे कॉलम में बता देंगे। मान लो इम्प्लॉय की डिटेल है, ज्वाइनिंग डेट है, डेट ऑफ बर्थ है या मोबाइल नंबर है, जो जिस जैसा भी आपने डाटा बेस क्रिएट किया हुआ है। बट कुछ जो जैसे सैलरी है, हम नहीं चाहते कि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी सैलरी दूसरे एम्प्लॉय को पता चले, है ना। ऐसा हो सकता है कि हर एक की थिंकिंग अलग अलग है। तो उसको आप
हाइड कर सकते हो। जो आपको डाटाबेस में से कुछ पार्ट हाइड करना है तो उसके लिए आप उसका व्यू क्रिएट करो, और व्यू जिसको आप शो करना चाहते हो उसके बेस पर आप उसको रिकॉर्ड शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। मतलब रिट्रीव करने का वे है ये, बट सारा का सारा डाटा हम रिट्रीव नहीं करते, ठीक है ना। हम व्यू बना के दे देंगे कि व्यू कैसे होता है। व्यू भी ऐसे ही होता है, मान लो किसी ने व्यू के बेस पर डाटाबेस देखना है तो वो भी ऐसे ही चेक करेगा। मान लो यहाँ व्यू का नेम आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। वो आप ऐसे लगा लो, V1 है मान लो ऐसे। तो V1 में जो भी आपने बनाया होगा तो वो सारा एक यूजर चेक कर सकता है, जिस यूजर ने ये कमांड एग्जीक्यूट कराई है, जिसने ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराई है, तो वो उस व्यू में जितने नंबर ऑफ क्या होंगे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एंड रिकॉर्ड, है ना। यानी कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टेबल के हम कॉलम को बोलते हैं। मैं एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, उसमें दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो जो ये 9, 10, 12, 11 लिखा हुआ है, ये एट्रीब्यूट। अब आगे वाले जैसे जैसे आते जाएंगे ये रिकॉर्ड आते जाएंगे। टेबल ना अच्छे से करते हैं इंसर्ट, हेल्प होगी अब, ये उसकी वैल्यू को उठाता रहेगा। मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर, यहाँ लिखा नेम, यहाँ लिखा क्लास। तो ये क्या है, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स। और रिकॉर्ड कब स्टार्ट होंगे, जब इसकी रो स्टार्ट हो जाएंगी। मान लो 1 A 2, ठीक है ना। तो ये 1 और 2 किसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड को। और रोल नंबर, नेम और क्लास किसको आइडेंटिफाई करते हैं, एट्रीब्यूट्स को। तो आप एट्रीब्यूट्स और टेबल का रिकॉर्ड को चेक करते हैं जब हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। टेबल का भी कह सकते हो आप और व्यू का भी कह सकते हो, दोनों में सेम चीज होती है। बट व्यू में आप उसको मॉडिफाई करके शो कर सकते हो कि जितना आपने शो करना है, अल्टर है ऑप्शन है आपके पास चेंज करने का, ठीक है ना। तो ये एसक्यूएल एक हमारा, एसक्यूएल के साथ में आप प्लस साइन वर्ड यूज कर लो तो बढ़िया है ना। एसक्यूएल प्लस होता है, ठीक है। एसक्यूएल प्लस के ये कुछ बेनिफिट हैं जो हम यूज कर सकते हैं, उसको यूज करते हैं मतलब इसके बेस पर, ठीक है ना। आगे एसक्यूएल की इसकी कमांड्स आती हैं। तो जैसे ऊपर दो मैंने एक कमांड लिखी है, इनको क्या बोलते हैं, कमांड्स, या क्वेरी भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो पहली कमांड है बच्चे डाटा लैंग्वेज। डाटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, जैसे मैंने ऊपर वर्ड आपको बताया भी था कि ये क्वेरी को, क्वेरी वर्ड यूज किया है, नहीं जो आप कमांड कराते हो एक क्वेरी की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब जब आप डाटा को रिट्रीव करते हो ना, वो डाटा क्वेरी लैंग्वेज होती है, रिट्रीव करने के लिए ये वाली कमांड यूज की जाती है, ठीक है ना। जब हम डाटा को रिट्रीव करते हैं किसी कमांड के बेस पर, वो डाटा क्वेरी लैंग्वेज है। तो सिलेक्ट एक डाटा क्वेरी लैंग्वेज है जिसके बेस पर आप डाटा को रिट्रीव करते हो, उसको चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो, है ना। दूसरी है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीटीएल बोलते हैं इसको शॉर्ट। इसका मतलब है कि आप डाटा को क्रिएट करते हो, ठीक है ना। जैसे आपने टेबल बना ली तो वो डीडीएल का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको अल्टर कर दिया, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्रिएट करना, अल्टर करना, ड्रॉप करना, रीनेम करना,
एंड ट्रंकेट। देखो जब आप डाटाबेस को या तो फर्स्ट टाइम उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, फिर आप उसको ऑल्टर कर सकते हो। ऑल्टर में ऑप्शन है कि जैसे अभी मेरे पास 3 कॉलम है, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मान लो इसमें एक कॉलम और ऐड कर लिया, ठीक, तो अब हमारा डाटाबेस अल्टर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, वो ड्रॉप होता है। ड्रॉप के लिए कमांड यूज की जाती है, अब आगे करेंगे, वैसे बता देता हूँ। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम ऐसे करके, तो मान लो टेबल का नेम है, तो मैंने इस टेबल को ड्रॉप कर दिया इस क्वेरी की हेल्प से, है ना। तो ये ड्रॉप करना हो गया। रीनेम कर सकते हो, जैसे मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 कर दिया तो टेबल रीनेम होगी। ट्रनकेट होता है, ट्रनकेट में भी डाटा डिलीट होता है, ठीक है ना। बट उसमें क्या होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, एक टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बताइएगा कोई सा, हिम्मत, आपको है आइडिया? सर उसमें कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स हैं? और सर उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स वगैरह लगे हुए हैं हमारे? एट्रीब्यूट्स और कॉलम तो सेम हो गए ना उनमें। जैसे एक उसका डाटा टाइप होता है, स्ट्रक्चर में क्या आता है, डाटा टाइप। अब जैसे रोल नंबर है, इंटीजर। ये मान लो इंटीजर या आपने नंबर लिया हुआ है ना। एक वैर कैर होते हैं, करेक्टर के लिए यूज किए जाते हैं, वैर कैर या वैर कैर टू, ऐसे। तो वो उनके स्ट्रक्चर को बताते हैं। या फिर आपने कोई कंस्ट्रेंट लगाया हुआ, जैसे हमने कल बात की थी प्राइमरी की, यूनिकनेस के लिए, तो आपका जो स्ट्रक्चर है मतलब वो बना रहता है। टेबल का रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है ट्रनकेट में। ट्रनकेट में ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, ड्रॉप में आपकी सारी टेबल डिलीट हो जाएगी, ट्रनकेट में ये वाली वैल्यू डिलीट हो जाएंगी बस, जो आपने एज ए रिकॉर्ड एंटर की हुई है, मान लो ये चलेगी। अब टेबल ट्रनकेट हो गया है, बट उसका स्ट्रक्चर मेंटेन है अभी भी। रोल नंबर है हमारे पास, नेम है, क्लास है, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, मान लो मोबाइल नंबर। ये क्या है, ये टेबल का स्टेम स्ट्रक्चर है हमारे पास, अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें। तो डीडीएल में ये सारी चीजें होती हैं, आप क्रिएट कर सकते हो, आप अल्टर कर सकते हो, आप ड्रॉप कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, ट्रेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डीडीएल या डीक्यूएल या डीसीएल कौन सी कराना है, ठीक ना। अभी हम बात करेंगे सभी की 1 बाय। तीसरी कमांड है हमारी डाटा मैनिपुलेशन। प्रदीप समझ में आ रहा है कुछ? हाँ जी सर। रविराज आपको? यस सर। बच्चों को समझ में ना आए वैसे, इतना जब तक नहीं करोगे थोड़ा पता नहीं चलेगा, बट एज ए थ्योरेटिकल तो मैं ट्राई करता हूँ कि पता चली जाए। प्रैक्टिकल तो आगे से आप 8 तारीख से आ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, जब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हो, ठीक है, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो। देखो इंसर्ट का मतलब होता है आप किसी रिकॉर्ड को फर्स्ट टाइम डाटाबेस के अंदर एंटर करते हो, है ना। मान लो मैंने ये कर दिया, ये इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट टाइम एक रिकॉर्ड को एंटर कर रहा हूँ, है ना। वो इंसर्ट का काम है। अपडेट का क्या काम है, कि मैंने गलती से भाई मोबाइल नंबर गलत लिख दिया, तो मैंने 3 की जगह 4 कर दिया, अब रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इंसर्ट में और अपडेट में क्या है, इफ यू आर एंटरिंग द फ्रेश वैल्यू, है ना, फर्स्ट टाइम आप जो एंटर करते हो उसको हम इंसर्ट बोलते हैं। बट अपडेट में जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है आप उसको अपडेट कर देते हो। वो कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे बच्चे के मार्क्स होते हैं, मान लो एग्जाम अच्छा हुआ था, मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसने रीचेकिंग का फॉर्म भर दिया, रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दिया, मार्क्स बढ़ गए, तो यूनिवर्सिटी आपके रिकॉर्ड को अपडेट करेगी।
आपका रिकॉर्ड तो उनके पास है क्योंकि आपका रिजल्ट क्रिएट हुआ है, उन्होंने की बनाया रखा है। बट जो जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बड़े हैं उस सब्जेक्ट को वो अपडेट करेंगे, उस पर अपडेट की क्वेरी चलेगी, ठीक है ना। डिलीट होता है कि आपने उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गया, तीनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो DDL, DQL और DML हमने ये बात पढ़ ली है। एक आगे ECL, ट्रांजैक्शन लैंग्वेज, लैंग्वेज पूरा लिख रखा है हर बार के लिए, ठीक है ना। इसमें होता है कुछ क्वेरी होती हैं जिनको हम बोलते हैं जैसे कमिट करना, रोल बैक करना और सेव पॉइंट। तो कमिट होता है जैसे आप डाटाबेस पे काम कर रहे हो ना, आपने उसमें चेंजेस कर दिए, कोई अपडेट कर दिया, कोई डिलीट कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तो आप अपने डाटाबेस पर सिंपल एक कमांड चलाते हो, उसको बोलते हैं कमिट। एक तरह से डाटा को, अपडेशन को, या जो आपने काम किया उसको सेव करती है, ठीक है ना। जैसे आप कंप्यूटर में कोई काम करते हो ना, कोई फाइल विल बनाई है, जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएगी बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली, जब आपका कंप्यूटर बंद हुआ, रिस्टार्ट हुआ, या आपने वो फाइल बंद कर दी। तो सेव करते हैं, या आप जैसे कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो वो आपने अपने कंप्यूटर में या एंड्रॉयड फोन में सेव कर लिया ना। तो सेव करने के लिए जो आपने प्रोसेस किया था उसके जो कमांड यूज होती है उसको कमिट बोलते हैं। ये सिंपल कमांड होती है, इसके साथ कुछ नहीं लिखना होता। कैसे करते हैं, कमिट लिखो और सेमी कोलन लगाओ और एंटर प्रेस करोगे तो कमिट हो जाएगा आपका डाटाबेस। रोल बैक होता है एक तरह से कि कोई ट्रांजेक्शन हुई है उसको हमने वापस लेके आना है। छोटा सा एग्जांपल है, आप एटीएम में जाते हो, आपने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया मशीन में और उसका पासवर्ड वगैरह एंटर सब कुछ कर दिया, कितने आपने विथड्रॉ करना है मनी। बट क्या हुआ, आपके अकाउंट से तो पैसे कट गए, है ना, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, बट आपको नहीं मिला। मशीन में प्रॉब्लम आई, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, सर्वर डाउन हो गया, उनका कुछ भी हो सकता है, बट आपके अकाउंट से पैसा चला गया। तो उस पैसे को जब वापस लेके आया जाता है ना आपके अकाउंट में, उसको बोलते हैं रोल बैक। आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई थी उसको उसी पोजीशन पे ले आओ, ठीक है ना। तो वो उन्हें उन्हें चेक लगाया होता है कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले उस मशीन से। तो उनको पता चल जाता है, अगर आप मान लो कस्टमर केयर पे कॉल करो या उस ब्रांच में जाके बताओ ना बताओ तो भी आपका पैसा वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में इम्प्लीमेंट है, तो कुछ टाइम बाद अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग होती है और वो आपका पैसा आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कुछ टाइम लग जाए क्योंकि डिपेंड करता है कि वो क्वेरी, वो लोग फाइल है जो कितने टाइम बाद चेक करते हैं, उन्होंने उस पर चेकिंग लगा रखी है जो टाइम पीरियड। कुछ बैंकों में आप देखोगे जस्ट थोड़ी सी टाइम बाद ही आ जाता है, किसी में 24 आवर्स के बाद आता है, किसी में 48 आवर्स के बाद आता है ना। तो ये उनके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। अब एक पॉइंट सेव पॉइंट, सेव पॉइंट होता है कि जो काम किया जा रहा है उसको सेव कर लेते हैं कि कहाँ तक वो प्रॉपर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया रोल बैक करने के लिए। अब रोल बैक करने के लिए जो आपको हेल्प करता है वो एक तरह से सेव पॉइंट ही है कि आपकी ट्रांजैक्शन कहाँ तक सक्सेसफुली हुई, कहाँ जाके वो फेल हो गई, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को चेक किया जाएगा, जब उसको चेक किया जाएगा तभी आपकी कमांड को रोल बैक किया जाएगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं सेव पॉइंट, कि हम मतलब जहां तक आप काम करते रहते हो उसको चेक करते रहो, वो सही है तो जहां जाके फेल हो जाता है वो आपका एक फाइनल पॉइंट होता है जहां पर आपका रिकॉर्ड को सेव कर लिया जाता है कि उससे आगे वो प्रोसेस नहीं हुआ था, फिर वहां से दोबारा उसको रोल बैक कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा सेव पॉइंट, तो सेव पॉइंट को भी सपोर्ट करता है। लास्ट क्वेरी है हमारी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं डीसी। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है, इसमें दो कमांड होती है मेनली, एक ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब होता है किसी को आपने कोई
मतलब परमिशन अलाउ कर दिया कि जैसे एक यूजर हमारे डाटाबेस में है, हमने उसको ग्रांट की हुई है अलग अलग मतलब डाटा को चेक करने की। मान लो कोई यूजर अपडेट कर सकता है, कोई डिलीट कर सकता है, कोई इंसर्ट कर सकता है ना, अलग अलग प्रोफाइल है मान लो हर एक यूजर की। तो जो आपने उनको प्रोवाइड की है वो उसको बोलते हैं ग्रांट, कि आपने उनको इस काम के लिए अलाउ किया हुआ है, ठीक है ना, वो इस लेवल का काम कर सकता है, अथॉरिटी दे रखी है काम करने की। जब आप वो वापस ले लेते हो, मान लो एक यूजर है वो इंसर्ट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, तो बट हमने क्या किया, उससे डिलीट की परमिशन दी, वापस ले ली, तो वो रिवोक में होगी कि आपने उसको डिलीट करने की परमिशन दी हुई थी डाटाबेस पर, बट हमने क्या किया, रिवोक कर ली उसके डाटा मतलब यूजर से वो परमिशन हटा दी कि वो डाटाबेस में को डिलीट कर सकता है ना, अब वो सिर्फ इंसर्ट और अपडेट कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी में आती है कि आपने किस यूजर को किस लेवल का एक्सेस प्रोवाइड करना है, और वो एक्सेस आपने वापस लेना है तो आप उसको रिवोक कर देते हो। मतलब परमिशन वापस ले रहे हो तो रिवोक है, परमिशन दे रहे हो तो वो ग्रांट है। इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है हमेशा डीएमएल, डीडीएल और डीसीएल, इन तीनों पे क्वेश्चन बनता है। आगे बच्चे डाटा टाइप्स की, जैसे अभी हमें बात भी की थी कि डाटा टाइप्स यूज किए जाते हैं अलग अलग, ठीक है, डाटाबेस के अंदर, है ना। तो सबसे पहले है डाटा टाइप कैर। इसमें आप है ना हमेशा ऐसे लिखते हो, वन हम जनरल मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है कि लेंथ के लिए होता है, करेक्टर लेंथ के लिए होता है, के लिए यूज किया जाता है करेक्टर के लिए। और उस करेक्टर की लेंथ जो होगी इट विल बी इक्वल टू, यानी कि आप क्या मान लो जैसे ये नेम है, इसका जो करेक्टर हमने डिफाइन किया है और उसकी लेंथ है 3, तो मैं अब यहाँ पर अमन नाम एंटर नहीं कर सकता क्योंकि इसकी लेंथ है जो मैंने 3 डिफाइन कर दी है ना। जब मैंने टेबल बनाई तो मैंने कह दिया कि नेम हमेशा सिर्फ 3 करेक्टर तक ही एंटर होना चाहिए, तो अमन में 4 है ना, तो एंटर नहीं हो सकता। तो ये क्या बताता है, आपकी लेंथ बताता है। इसका मीनिंग क्या है, जो ब्रैकेट में लिखा हो कि आप मैक्सिमम कितने करेक्टर का कुछ एट्रीब्यूट्स की लेंथ डिसाइड कर सकते हो जब आप वैल्यू इंसर्ट करते हो, ठीक है ना। समझ में आया ना, मैंने यहाँ एन क्यों लिखा और कैर क्यों यूज किया। कैर है जैसे करेक्टर के लिए, जैसे आप क्लास आपने पीजीडीसी लिखना है, तो पीजीडीसी के लिए आपका डाटा टाइप करेक्टर टाइप होना चाहिए। आप उसको नंबर या इंटीजर नहीं रख सकते क्योंकि वो आप लिख रहे हो अल्फाबेटिकली, ठीक है ना। अब मोबाइल है या रोल नंबर है, इसका हम करेक्टर डाटा टाइप नहीं रख सकते, वो रॉन्ग होता है। अब आता है इसी का एक नया ऑप्शन वेर का, वेर कैर टू स्लैश एन में 2 का यूज किया गया है, वो बताऊंगा मैं कि क्यों किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम चीज है, एन का मतलब एक मैक्सिमम लेंथ है, और अ, इसका जो हम ये भी एक वेरिएबल लेंथ का होता है, ठीक है ना। तो एयर कैर 2 अब यूज किया जाता है अगर आपने लेंथ वेरी करनी है। अब मान लो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, तो मैं 10 में कुछ भी दे सकता हूँ। एयर में क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आपने मतलब सभी का डाटा टाइप का मतलब लेंथ सभी की सेम रखनी है तो आप इसको फिक्स कर दो, जैसे 5, तो आप हर बार सभी के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू 5 एंटर करना चाहते हो तो आप क्या करो, उसको 5 फिक्स कर दो। बट 10 का मतलब है आप एक भी एंटर कर सकते हो और 10 करेक्टर तक भी एंटर कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर होता है बच्चे जब आपने नंबर यूज करना है, नंबर ऐसे लिख दिया मैंने 10, जैसे अपने मोबाइल का नंबर होता है उसकी लेंथ 10 होती है ना, तो यहाँ पर आप 10 तक एंटर करोगे। जब आपने डेट डालनी है कहीं पर तो डेट डाटा टाइप यूज कर सकते हो, ठीक। एक लॉन्ग होता है, लॉन्ग का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा लेंथ का, लंबी लेंथ का डाटा एंटर करना चाहते हो, ठीक है ना, तब हम इसको यूज करते हैं।
मान लो इसकी मैक्सिमम लेंथ हम 2 गीगाबाइट्स तक एंटर कर सकते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, ये यूज किया जाता है बाइनरी डाटा के लिए। तो ये क्या है, मैक्सिमम वाली लेंथ है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। समझ आ गया ना। डाटा टाइप का मतलब है कि जो आप एट्रीब्यूट्स यूज करोगे उसका टाइप्स आपने कैसे यूज कर क्या रखना है, ठीक है ना, वो हमारा डाटा टाइप। मान लो ऊपर जो अगर हम टेबल का एग्जांपल है, यहाँ पर हम नंबर एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर नेम कर रहे हैं, तो दोनों का डाटा टाइप अलग है। डाटा टाइप का मतलब है कि किस फॉर्म में आप अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एंटर करोगे, ठीक है ना, वो क्या टाइप्स है उसका, वो डाटा टाइप डिफाइन करता है। समझ में आ गया बच्चे? जी सर। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट हैं इसके बारे में। गुरदीप बीच में ही चला गया, क्या नाम है, प्रदीप। कुछ पूछ रहे, पूछो रविराज। क्लियर है, क्लियर है। चलो जब आओगे फिर आपको बना के दिखाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा क्लियर है नहीं।